हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने ABEO पेपर 2 का यूनिट 4 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया है? तो हमने स्टार्ट किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, और वी कैन से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। इसका हमने पहले ही 5 पार्ट्स ऑलरेडी देखा हुआ है। आज हमें क्या देखना है? तो आज हमें 6th पार्ट देखना है। और जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं उसे आप ABEO नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, वहाँ जा कर के आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करें, जहाँ हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का कंटिन्यूएशन में ही है, यानी कि जो हमने 5 पार्ट्स तक देखा है उसके आगे का ही ये पार्ट है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि सेशन आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने और क्या कहा है। तो इन्होंने शिक्षक और उनके प्रशिक्षण की भी बात कही है। टीचर एंड देयर ट्रेनिंग के बारे में इन्होंने बताया। क्या बताया है कि सरकार को क्या करना चाहिए? तो सरकार को शिक्षकों को रचनात्मक तर्ज पर शिक्षकों को प्रेरित करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। किसे? तो सरकार को क्या करना चाहिए? शिक्षकों को रचनात्मक तर्ज पर और प्रेरित करने में मदद करनी चाहिए। रचनात्मक तर्ज यदि हम बात करें तो उन्हें क्या करना चाहिए? द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग द NEP शुड हेल्प मोटिवेट एंड इंस्पायर टीचर्स। क्या करना चाहिए? टीचर्स को मोटिवेट करो आप कि शिक्षक और अच्छी चीज़ पढ़ाएं, अच्छा कार्य करें। मोटिवेट करो ऑन कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव लाइन, रचनात्मक तरीकों पर, रचनात्मक तर्ज पर। ठीक है, उसके लिए किस तरीके से किया जा सकता है उसे हम देखते हैं। ये तो केवल एक स्टेटमेंट बस था, लेकिन जो हमें याद करना है वो क्या है, आइए देखते हैं, समझते हैं कि शिक्षक एवं उनके प्रशिक्षण के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने क्या सुझाव दिए हैं। तो योग्यता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की भर्ती के तरीकों को पुनर्गठित किया जाना चाहिए। योग्यता सुनिश्चित करनी है। क्या सुनिश्चित करना है हमको? मेरिट को इंश्योर करना है। तो उसके लिए क्या करना है? द मेथड्स ऑफ रिक्रूटिंग टीचर्स शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड, कि आप जैसे भी उनको भर्ती पहले ले रहे थे, नियुक्ति कर रहे थे, लेकिन उसको अब क्या कर दो? आप पुनर्गठित कर दो। क्यों? क्योंकि मुदलियार आयोग, कोठारी आयोग ने ये बताया था कि शिक्षकों उन्हें काम भी ये सौंपा गया था कि शिक्षकों को किस तरीके से उनकी नियुक्ति होनी चाहिए, एवं सेवाकालीन शिक्षकों के प्रशिक्षण के बारे में आप हमें सुझाव दीजिए। और उन्होंने दिए भी अपने अनुसार। इसीलिए इस शिक्षा नीति ने क्या किया कि शिक्षकों की नियुक्ति के पहली बात तो शिक्षक को कैसे नियुक्त करना है? तो योग्यता उनकी सुनिश्चित करनी, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। टीचर्स को यदि रिक्रूट करो भी तो मेरिट के बेसिस में करना है आपको। और उसके लिए करना क्या होगा? आपको जो तरीके हैं उन्हें पुनर्गठित कर दो बोले हैं। ठीक, फिर क्या बोलते हैं? शिक्षकों का वेतन और सेवा शर्तों के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि क्या बताए? द पे एंड सर्विस कंडीशन ऑफ टीचर्स शुड बी कमेंशुरेट, यानी कि आप जो कार्य कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग वेतन मिल रहा है तो सही है। यदि आप वो कार्य कर रहे हो, आप यदि एक शिक्षक हैं, आप कार्य कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको वेतन नहीं मिल रहा है, तो यह शिक्षकों को संतुष्टि नहीं देगा। ये शिक्षकों के लिए प्रसन्नता वाली बात नहीं है। तो इसी वजह से क्या किया गया, क्या बताया गया शिक्षा नीति ने? तो शिक्षकों का वेतन और सेवा शर्तों के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि आपने बोला क्या है उसके अकॉर्डिंग बात होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने रिक्रूट कर लिया है टीचर को, उसके बाद में आपने चेंज कर दिया, बोला गया था कुछ और, दिया गया कुछ और, तो ये शिक्षकों को प्रसन्नता नहीं देगा, शिक्षकों को प्रेरित नहीं करेगा, शिक्षकों को इंस्पायर मोटिवेट नहीं करेगा कि वो और ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हो। इसीलिए क्या बोला गया इसमें? क्या करना है? द पे एंड द सर्विस कंडीशन ऑफ टीचर्स शुड बी कोमेंशुरेट। क्या करना चाहिए? जो वेतन और सेवा कैसी होनी चाहिए? शर्तों के अनुरूप होना चाहिए।
ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बताया जा रहा है। गाइडलाइंस शुड बी फॉर्मुलेटेड टू एंश्योर ऑब्जेक्टिविटी इन द पोस्टिंग एंड ट्रांसफर ऑफ टीचर्स। ऐसे कहीं पे भी नहीं भेज देना है टीचर्स को। क्या बताया गया है कि शिक्षकों के पदस्थापन और स्थानांतरण में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करना चाहिए। पहली बात आपके में पूरी एक प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए कि आप किस अकॉर्डिंग में आप टीचर्स को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, पोस्टिंग दे रहे हो। तो यही यहाँ इन्होंने बताया कि गाइडलाइन होनी चाहिए, दिशा निर्देश तैयार कीजिए। किस लिए? पदस्थापन और स्थानांतरण के लिए, यानी कि शिक्षकों की आप पोस्टिंग कहाँ पे कैसे कर रहे हैं और उसके बाद आप उन्हें स्थानांतरित कहाँ कर रहे हैं, आप उनको ट्रांसफ़र कहाँ कर रहे हो, उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताया गया है कि शिक्षक संघों को पेशेवर अखंडता को बनाए रखने, शिक्षक की गरिमा को बढ़ाने और पेशेवर कदाचार को रोकने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। किसको निभानी चाहिए? तो शिक्षक संघों को निभानी चाहिए। इसका मतलब आपको ये याद रखना है, इन्होंने टीचर एसोसिएशन की भी बात की है, टीचर्स एसोसिएशन की भी बात की है। और क्या बताया है? टीचर्स एसोसिएशन को करना क्या चाहिए? शुड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन अपहोल्डिंग प्रोफेशनल इंटीग्रिटी विच इज़ द नीड ऑफ द आर, कि प्रोफेशनल इंटीग्रिटी अपहोल्ड होनी चाहिए। और क्या है? एनहांसिंग द डिग्निटी ऑफ टीचर एंड इन कर्बिंग प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड इन कर्बिंग वॉट इन कर्बिंग प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्योंकि बहुत सारी बातें निकल करके आती हैं सामने, चाहे वो कहीं के भी शिक्षक की बात हो, बहुत सारी मिसकंडक्ट की एक्टिविटीज़ आती हैं, चाहे पेपर में हो, चाहे आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स में देखिए, चाहे आप न्यूज़ में देखिए, बहुत सारे मिसकंडक्ट की एक्टिविटीज़ आती हैं कि टीचर्स के द्वारा की गई हैं। तो उसके लिए कर्ब करो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? शिक्षक संघ होना चाहिए। शिक्षक संघ करें क्या? तो पेशेवर अखंडता को बनाए रखने, शिक्षक की गरिमा को बढ़ाने और पेशेवर कदाचार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई यह शिक्षक संघ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? डाइट। एग्जाम में आपके फुल फॉर्म के फॉर्म में भी आ गया कि डाइट का फुल फॉर्म क्या है। तो डाइट का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान वुड बी एस्टैब्लिश्ड विद द कैपेबिलिटी टू ऑर्गेनाइज pre-service and in-service courses for elementary school teachers and for the professional working in non-formal and adult education. Very important point, very important notes बना रहे तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको टिक करना और याद करना। क्या याद करोगे? ध्यान से सुनो कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? डाइट बोलते हैं। ठीक है, तो डाइट की स्थापना की पहली बात की किसने की? तो 1986 की शिक्षा नीति ने डाइट के लिए बोला है। डाइट बस ऐसे याद कर लो कि 1986 ने क्या बोला है? ये देखो 8 बनता है, 8 ये क्या है? मोटा दिख रहा है, ठीक है, मोटू। अब मोटू है तो उसको क्या करना है? डाइटिंग की उसको ज़रूरत है। मोटू है तो क्या है? डाइटिंग की ज़रूरत है। तो डाइट की स्थापना के लिए कौन बोला है? तो डाइट की स्थापना के लिए 1986 की शिक्षा नीति ने बोला है। बस और कुछ नहीं है, केवल लिंक है। आप अपने तरीके से क्या करो, उसको रिलेट कर दो और याद करना है आपको, बस याद हो जाना चाहिए। बस मैंने इसलिए कहा है और अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये याद करना है कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना की बात की है 1986 ने। ठीक है, क्या है ये, उसे जानिए समझिए। देखते हैं हम कि स्थापना प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए क्या है? प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए और गैर औपचारिक और वयस्क शिक्षा में काम करने वाले कर्मियों के लिए सेवा पूर्व और सेवाकालीन पाठ्यक्रम आयोजित करने की क्षमता के साथ की जाएगी। अब आप इन शॉर्ट फॉर्म में समझो कि डाइट क्या होता है। ठीक है, डाइट क्या होता है? तो डाइट का पहली बात फुल फॉर्म क्या है? जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। अब जैसे कि टीचर्स की इन सर्विस, जैसे कि प्री सर्विस हो गई, प्री सर्विस की बात हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद इन सर्विस की बात होती है।
प्री सर्विस क्या है, अभी नियुक्ति हुई नहीं है, अभी नियुक्ति हुई नहीं है, प्रशिक्षित आप वहाँ पे जाकर के ट्रेनिंग ले लो, टीचर्स की रिक्रूटमेंट हो गई, बिल्कुल ये वाली बात हो गई, ठीक है। यानी कि ये वाली आपको ये चीज़ आता है क्या, तो नहीं आता, तो प्रशिक्षण संस्थान होने चाहिए। इन सर्विस यानी कि टीचर्स की नियुक्ति हो गई है, अब उसके बाद कोई चेंजेस जैसे कि नवाचार, इनोवेशंस हो गए, रचनात्मक तरीके, शिक्षकों को अपने आप को क्या करना चाहिए, अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। उसके लिए ज़रूरत क्या है, तो शिक्षकों को इन सर्विस ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए 1986 की शिक्षा नीति ने क्या कहा है कि जिला स्तर पर क्या होना चाहिए, तो जिला स्तर पर जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान होने चाहिए। ये क्या करेंगे, तो ये करेंगे प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को और जो गैर औपचारिक और वयस्क शिक्षा में जो काम करने वाले कर्मियों के लिए ये क्या है, तो सेवा पूर्व और सेवाकालीन पाठ्यक्रम आयोजित करेगा। सेवा पूर्व मतलब कि वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा कि ये प्रशिक्षण है, ठीक है। फिर उसके बाद सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो आपको बस याद क्या करना है, आपके एग्जाम में ये कैसा आएगा, ये क्वेश्चन आपके कैसे आ सकता है, उसको ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो कि डाइट की स्थापना की बात किस नीति ने कही है। आपको या तो आयोग का नाम दे दिया गया या फिर नीतियों का नाम दे दिया गया कि इस शिक्षा नीति ने, उस शिक्षा नीति ने कही है। आपको क्या याद रखना है, डाइट की स्थापना की बात 1986 की शिक्षा नीति ने कही है। समझ में आया आप लोगों को। आगे देखिए हम लोग, आगे क्या बताया गया है कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड नेसेसरी रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी टू एक्रेडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचर एजुकेशन एंड टू प्रोवाइड गाइडेंस रिगार्डिंग कैरिकुला एंड मेथड्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE की भी बात की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब, ठीक है। इस बार बार मैं आपको बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि ऐसे ही फ्रेम होते हैं क्वेश्चन कि ये वाली बात कहाँ की गई है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को, शिक्षक शिक्षा संस्थान को, जो शिक्षक शिक्षा संस्थान है यानी कि इसका क्या मतलब बता रहे हैं, यानी कि जो शिक्षक जहाँ से शिक्षा ले रहे हैं, क्या बोला गया है यहाँ पे, इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचर एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचर एजुकेशन, ये क्या है, जहाँ पे जो शिक्षक जो जहाँ से शिक्षा लेते हैं, तो उन संस्थानों को क्या करना है, तो उन संस्थानों की मान्यता देने की बात हो गई। पाठ्यक्रम और विधियों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आवश्यक संसाधन और क्षमता प्रदान की जानी चाहिए। किसे, तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को। याद क्या करना है, ये तो पढ़ लिए आप, याद क्या करोगे, तो ये याद करोगे कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है क्या, तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है शिक्षक शिक्षा संस्थानों से। National Council of Teacher Education is related to what? Is related to the institution of teacher education. And what are the works of the NCTE? To provide necessary resources and capability to accredit institution of teacher education and to provide guidance regarding the curricula and methods. ये क्या करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, तो पाठ्यक्रम क्या होनी चाहिए, पाठ्यक्रम विधियां क्या होनी चाहिए, कहाँ, तो शिक्षक शिक्षा संस्थानों में ये इसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, आवश्यक संसाधन एवं क्षमता प्रदान करते हैं। ये समझ में आ रहा है। अब आपसे पूछा गया कि डाइट क्या करते हैं, तो डाइट इन प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। कहाँ होते हैं ये, तो जिला स्तर पर होते हैं, क्योंकि इनका नाम क्या है, तो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान इनका नाम है। याद रहेगा क्या आप लोगों को कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कहाँ है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में होते हैं। करते क्या है, तो प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग किसको, तो टीचर्स को प्रदान करने के लिए होते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए हम लोग, आगे क्या बताया जा रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, आइए देखते हैं, समझते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, मैंने आपको क्या बताया, संवैधानिक तरीके से आई है, संवैधानिक तरीके से आई है। तो संवैधानिक तरीके से आई है, इसका मतलब प्रॉपरली इसको लाने के लिए क्या किया गया, लोकसभा से इसको पास करवाया गया है। यानी कि लोकसभा से ये पास कब हुआ है, तो 8 मई 1986 को लोकसभा से कब पारित हुआ, तो 8 मई 1986 को। कब, साथ में बोलो कब, तो 8 मई 1986,
8 मई 1986 को ये पारित हुआ है। राज्यसभा से कब पारित हुआ? तो 13 मई 1986। कब? राज्यसभा से कब? तो 13 मई 1986। 8 मई को कब, कहाँ से? तो लोकसभा से। 13 मई को कहाँ से? तो राज्यसभा से। फिर क्या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल याद करना है, ये सभी हमने देखे हैं पूरे अपने जो हमने अटेंड किया है, जो भी पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी में हमने देखा है। उसका एक क्रिस्प है जो आपको याद करना है। क्या क्या याद करना है? ध्यान से सुनो और समझो। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की यदि बात होती है, प्रारंभिक बचपन और देखभाल और शिक्षा की यदि बात हुई, तो ये किसको देना है? प्रारंभिक शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो यह 0 से लेकर के 6 आयु वर्ग के लिए है। किसके लिए है? तो 0 to 6 ईयर्स, 0 to 6 ईयर्स एज ग्रुप के लिए। अब यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ECCE का फुल फॉर्म क्या है? तो ECCE का फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा। इसका क्या मतलब होता है आपको पता है? जैसे कि आंगनवाड़ी शिक्षा हो गया। कौन सी शिक्षा? आंगनवाड़ी शिक्षा। आंगनवाड़ी में जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे कि नर्सरी हो गया, ठीक है, नर्सरी, ये सब कौन सी शिक्षा? नर्सरी हो गया, LKG, UKG, PP1, PP2, KG1, KG2, चाहे आप जिस भी नाम से आप बोलते हो, पुकारते हो, जानते हो। तो ये किस आयु वर्ग में दी जाती है? तो 0 से लेकर के 6 आयु वर्ग को ये शिक्षा दी जाती है। तो इसीलिए यदि आपसे पूछा गया कि ECCE किस आयु वर्ग के लिए है, तो ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 0 to 6 ईयर्स आयु वर्ग के बच्चों के लिए होता है। फिर बात आती है कि UEE का, पहली बात UEE का फुल फॉर्म क्या है? तो UEE का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। क्या है? साथ में बोलो, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। UEE क्या होता है? तो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण। अब यदि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, फिर उसके बाद बात आती है निरक्षरता का उन्मूलन और कौशल विकास की यदि बात आती है, तो किस आयु वर्ग के लिए ये बात कही गई है? तो 15 से लेकर के 35 आयु वर्ग के लिए ये बात की गई। क्या क्या कहा गया है? तो ध्यान से सुनो। पहली बात तो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, निरक्षरता का उन्मूलन, तीसरी बात कौशल विकास। ये 3 चीज को मिलाकर के किस आयु वर्ग के लिए है? तो 15 से 35 आयु वर्ग के लिए ये बताया गया है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इराडिकेशन ऑफ इलिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट किस एज ग्रुप के लिए? तो 15 to 35 एज ग्रुप के लिए है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बता रहे हैं ये ECCE प्रोग्राम होता क्या है? ECCE प्रोग्राम होता क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन आखिर है क्या? तो आइए देखते हैं, समझते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ICDS, उसमें क्या आता है? ICDS आता है। अब आप ये बताओ, एकीकृत बाल विकास सेवाएं किसके द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं? तो आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। किसके द्वारा? कौन है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ICDS का? तो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं। कौन है? आंगनवाड़ी सेंटर्स है। दैट्स वाई इट इज रिटन हियर कि ECCE प्रोग्राम इंक्लूड्स, यानी कि ECCE कार्यक्रम शामिल क्या करते हैं? तो एकीकृत बाल विकास सेवाएं शामिल किए हैं ये अपने में। और क्या शामिल करते हैं? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा केंद्रों के संचालन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना। क्या है? स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंडक्टिंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर। बहुत सारे सेंटर्स चलते हैं ना, शिक्षा पूर्व नहीं, शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करते हैं। कौन सी शिक्षा? तो शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करते हैं। तो ऐसी स्कीम्स, यानी कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा केंद्रों के संचालन और स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजनाएं जो होती है वो भी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। फिर क्या है कि सरकार की सहायता से स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा संचालित बालवाड़ी और डे केयर सेंटर। बालवाड़ी क्या है? बालक, बोलिए, बालक, बालक में बाल आता है तो यानी कि बच्चों की बात की। आंगनवाड़ी में कौन जाता है? बच्चों के लिए बात की जाती है वहाँ पे, तो वही है बालवाड़ी। क्या है? बालवाड़ी। तो बालवाड़ी
बालवाड़ी में तो आंगनवाड़ी ही है। और डे केयर सेंटर, डे केयर सेंटर क्या होता है? जहाँ पे मध्याह्न भोजन मिलते हैं, मिड डे मील स्कीम जहाँ पे लागू की जाती है, तो वो होते हैं। ठीक, तो क्या बता रहे हैं? बालवाड़ीज एंड डे केयर सेंटर्स रन बाय वॉलेंट्री एजेंसीज विथ गवर्नमेंट असिस्टेंस, सरकार की सहायता से जो स्वैच्छिक एजेंसियां जो ये प्रदान करती हैं, क्या प्रदान करती हैं? कि बालवाड़ी केंद्र और डे केयर सेंटर। ठीक, तो और फिर क्या है चौथी बात? कि प्री प्राइमरी स्कूल रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड अदर एजेंसीज, राज्य सरकारों, नगर निगमों और अन्य एजेंसियों द्वारा संचालित प्री प्राइमरी स्कूल। ये प्री प्राइमरी स्कूल क्या है? जहाँ पे जैसे कि नर्सरी हो गया, फिर उसके बाद LKG, UKG, PP1, PP2, फिर उसके बाद KG1, KG2, बहुत सारे नाम से जाना चाहता है, सेम है, सभी एक ही है। सबको सब किसी स्कूल में PP1 PP2 बोल देंगे, किसी में LKG UKG बोलेंगे, तो कहीं पे KG1 KG2 बोलेंगे, सबका नाम अलग है। पहले पढ़े तो KG1 KG2, अब नाम बदल दिए हैं, बस और कोई अंतर नहीं है, वही चीज़ है। बस आपको क्या याद रखना है? तो बस ये याद रखना है कि ECC के अंतर में कि उसके अंदर में और क्या आते हैं? तो प्री प्राइमरी स्कूल्स रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड अदर एजेंसीज, राज्य सरकारों, नगर निगमों और अन्य एजेंसियों द्वारा संचालित प्री प्राइमरी स्कूल भी आते हैं। और क्या है? कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज थ्रू प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड सब सेंटर्स एंड अदर एजेंसीज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कौन सा? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्रों और अन्य एजेंसियों के माध्यम से मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं, बाल स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ कहाँ से? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र और अन्य एजेंसियों के माध्यम से मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाएं सम्मिलित हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपने क्या देखा? तो ये हमने देखा कि ECC प्रोग्राम में ये सब चीज़ें सम्मिलित होती हैं, याद करना है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, आगे क्या बताया जा रहा है, आगे इसमें क्या आता है। और तो ICDS इज करेंटली द बिगेस्ट प्रोग्राम ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। ये तो बिल्कुल हमें पता है कि एकीकृत बाल विकास सेवाएं वर्तमान में प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। क्यों? क्योंकि बच्चों को आंगनवाड़ी भेजा जाता है, तो वहाँ पे बच्चों को शिक्षित किया जाता है। शिक्षित मतलब सिखाया जाता है कि बच्चे आए, बैठें, जाने किस तरीके से जाना है, बैठना है। इवन वहाँ पे वो सिखाया जाता है कि आपको नीट एंड क्लीन कैसे रहना है, आप कैसे स्वच्छता को प्रोत्साहित कर सकते हो, वहाँ पे सिखाया जाता है आंगनवाड़ी केंद्रों में। तो इसीलिए बोला गया। और ये क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि वहाँ पे एकीकृत बाल विकास सेवाएं चल रही हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के अंतर्गत ये सब किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता है। ये जो सर्विस जो चल रही उसके अंतर्गत किया गया है सभी कार्य। फिर क्या है? दिस प्रोग्राम इज फुली इंटीग्रेटेड विथ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम विथ इफेक्ट फ्रॉम 19 नवंबर 1985। यह कार्यक्रम क्या किया जा रहा है? तो 19 नवंबर 1985 से सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के साथ पूरी तरह से एकीकृत कर दिया गया है। आप ये बताइए, आंगनवाड़ी केंद्रों में क्या टीकाकरण होता है? बिल्कुल होता है। टीकाकरण के कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। जैसे कि टीकाकरण करना है तो बच्चों के टीकाकरण कहाँ करवा दो? आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा किए जाते हैं, यानी कि जो कि फ्री होते हैं, जो कि जिसमें पैसे लग रहे तो उसमें वहाँ पे बता दिया जाता है बिल्कुल कि ये आप लोग प्राइवेट डॉक्टर्स या प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ जाकर के आप लोग करवा सकते हैं। ये वाला दवाई है, ये वाला टीका है, यहाँ पे आप लोग जाकर ये वाला, या फिर आप प्राइवेट डॉक्टर्स से कंसल्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे बता दिया जाता है कि ये सब टीका आंगनवाड़ी केंद्रों से लग जाएगा। तो उसी के अंतर्गत क्या किया गया है? तो उसी के अंतर्गत 19 नवंबर 1985 से सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के साथ में इस कार्यक्रम को, कौन से कार्यक्रम को? तो एकीकृत बाल विकास सेवाओं के कार्यक्रम को क्या कर दिया गया है? तो इसे जोड़ दिया गया, एकीकृत कर दिया गया। याद रहेगा आप लोगों को। आगे देखिए हम लोग, आगे क्या बताया गया है? इन एडिशन टू UEE, क्या है? इन एडिशन टू UEE, NP also envisages what it envisages a common school structure throughout the country. यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत क्या किया जा रहा है? तो
एनईपी पूरे देश में, इसके अलावा एनईपी पूरे देश में एक सामान्य स्कूल संरचना की भी परिकल्पना करता है। अब ये सामान्य संरचना मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? सामान्य स्कूल संरचना मतलब होता है कि 10+2+3 की संरचना को अब देश के सभी हिस्सों में स्वीकार कर लिया गया। एक सुझाव दिया गया है कि प्राथमिक चरण में 5 वर्ष होना चाहिए, उसके बाद उच्च प्राथमिक में 3 वर्ष। ये आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति ने क्या कहा कि 10+2+3। क्यों मैं आपको ये बता रही हूँ? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो 2020 की शिक्षा नीति में परिवर्तित हो गए। आपने किस संरचना में अपनी शिक्षा ग्रहण की है? तो आप सभी ने 10+2+3 की संरचना में शिक्षा ग्रहण की है। 1986 के बाद की ये शिक्षा है, तो बिल्कुल सभी ने इसी प्रणाली में, या फिर हम बोल सकते हैं इसी स्कूल संरचना में शिक्षा ग्रहण की है। ठीक, लेकिन अब जो आ रहे हैं, अब की जो जनरेशन, यानी कि यदि हम बात करें कि 2020 में क्या किया गया, जो नई शिक्षा नीति आई है, इस संरचना को परिवर्तित कर दिया। वो क्या संरचना है उसको जब हम 2020 की जब शिक्षा नीति देखेंगे तो उसको भी हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि उसको नहीं पढ़ेंगे, हम उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, एग्जाम में आता है कि 10+2+3 की स्कूल संरचना किसने सुझाया है? तो 1986 की शिक्षा नीति ने इस संरचना को सुझाया है। साथ में और क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है कि 5 वर्ष की प्राथमिक चरण होना चाहिए। प्राथमिक चरण कितने वर्ष का? तो 5 वर्ष का। ये बताओ, प्राइमरी पढ़े हो तो प्राइमरी क्या बोलते थे? 5वीं तक बोलते थे क्या? हाँ बिल्कुल बोलते थे। फिर उसके बाद अपर प्राइमरी, उच्च प्राथमिक कहाँ तक बोल देते थे? तो जब हम 8वीं पास करते थे, 8वीं तक उच्च प्राथमिक है, ठीक है, यानी कि जहाँ पे मिडिल एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो बस वही है उच्च प्राथमिक 3 वर्ष का, प्राथमिक 5 वर्ष का। पढ़े हैं ना, सभी लोग पढ़े हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी मीडियम से पढ़े हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे जो हो, हर कोई यही पढ़ा है पूरे थ्रू आउट द इंडिया, यानी कि पूरे भारत देश में यही संरचना चली है। कैसे चली है? क्योंकि 1986 की शिक्षा नीति ने क्या किया है, पूरे देश में इस संरचना को क्या किया, इस पूरे देश में ये लागू हो जाना चाहिए। देखिए क्या लिखा, एक्नॉलेजिंग 10+2+3 structure has now been accepted in all parts of the country. A suggestion has been made that the primary stage should consist of 5 years followed by 3 years of upper primary. प्राथमिक 5 वर्ष, अपर प्राइमरी 3 वर्ष। ये किसने बताया? 1986 की शिक्षा नीति ने बताया। यहाँ पे क्या हमने कंप्लीट कर लिया है? तो यहाँ पे हमने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, और वी कैन से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को हमने क्या कर लिया? हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे? अब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, और वी कैन से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 देखेंगे, या फिर हम नेशनल बोल दीजिए या न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल दीजिए, नई शिक्षा नीति बोलो चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलो, ठीक है। तो 2020 को अब हमें देखना है। हमने क्या देख लिया? हमने 86 वाली को देख लिया, अब हमें 20 वाली को देखना है। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आया? तो ये 20 वाली आपकी सिलेबस में दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि 2013 का ये सिलेबस है, तो उसमें तो 20 वाली आई नहीं शिक्षा नीति, इस वजह से दिया नहीं। लेकिन अभी जब आपका जो नया सिलेबस आएगा तो ये शिक्षा नीति तो आ चुकी है, तो डेफिनेटली ये शिक्षा नीति दिया रहेगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अपने पूरे हम जो पढ़ रहे हैं तो हम पूरे ऐसे फैक्ट्स को भी पढ़ रहे हैं जो कि डेफिनेटली आपके सिलेबस में वो ऐड होंगे ही होंगे। तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए हमने ये नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा, हम ओवरऑल पूरा पढ़ते हुए चल रहे हैं, जिससे आपका क्या हो रहा है, एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपकी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए, यानी कि कुछ फैक्ट्स आपके छूटे नहीं रहने चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो ये सेशन आपको यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, यदि अच्छा नहीं लगा हो तो मत लाइक कीजिएगा, यदि अच्छा लगा हो तभी लाइक करिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप यदि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो वो हमें मोटिवेट करेगा कि हम आपके लिए कंटिन्यूसली वीडियो लाते रहें, ठीक है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।